नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से देखने वाले हैं कि अगर आप सेंटअप एग्ज़ाम कक्षा 10वीं का दिए हैं तो चलिए आप इस हिंदी का आंसर की मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। अगर आप भी 23 नवंबर को हिंदी का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही पर्सनल है। चलिए इस वीडियो को देख करके आप अपने प्रश्न को सही कीजिए कि सेंटअप एग्ज़ाम में हमारे द्वारा जो लिखा गया प्रश्न का आंसर वो कितना सही हो रहा है। टोटल इसमें दिया है, टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का पूर्णांक टोटल 100 है। ठीक, 1 मिनट रुक जाइएगा। टोटल पूर्णांक यहाँ देखिए 100 है। ठीक, और उसके बाद यहाँ जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव भी मिला है। 100 ऑब्जेक्टिव भी मिला है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें कोई एक ही सही है। चारों विकल्प में से जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ये सब चारों सही थोड़े हो जाएगा। ये चारों में से कोई एक ही सही होगा और उसी को चुनना है। और चुन करके क्या लिखा हुआ है कि सही है इन 100 प्रश्नों में से। ऑब्जेक्टिव आपके सेंटअप एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव है 100 है, और लेकिन 100 में से ऑब्जेक्टिव कितना बनाना है? 50 बनाना है। अब किसी बच्चे के मन में चलता होगा क्या सर हम लगातार बनाए, जैसे 1 नंबर का बनाए, 2 नंबर का भी बनाना पड़ेगा, क्या 3 नंबर का भी बनाना पड़ेगा? तो मैं उस बच्चे से कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, ओनली वन ऑब्जेक्टिव है 100 प्रश्न। अगर वो 100 प्रश्न में से अगर आपको आपको 50 ही प्रश्न बनाना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रिक पर चिन्हित करें। 50 ठो का ही जवाब देना है। कि अगर 1 नंबर प्रश्न का आंसर उत्तर पता है तो 1 नंबर बनाएंगे। अगर 1 नंबर का पता नहीं है, मान के चलो कि हमें 10 नंबर का प्रश्न का उत्तर पता है, तो वहाँ आप 10 नंबर ही पहले बनाओ। लेकिन 50 ठो क्वेश्चन पूरना चाहिए, मन मर्जी। 100 में से आप 50 बनाइए, जो बनेगा वही बनाइए। तो चलिए अगला आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्वेश्चन को आगे कीजिए और टिक जो लगाए हैं आप लोग अपने अपने क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को देखिए कि हम लोग कितना हिंदी में सही किए हैं ऑब्जेक्टिव में। 50 बनाए हैं तो 50 में कितना सही हुआ? 30 हुआ है सही, या 40 हुआ है सही, या 48 हुआ है सही, या 35 हुआ है सही, कितना सही है उस चीज़ को देखिए। तो चलिए आप पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि 21 खंडों में। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न बड़ी लाजवाब प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग VVI मान लीजिए। ठीक, आपके 2024 में भी यह प्रश्न पक्का 100% गारंटी है आएगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किन की रचना है? देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग हिंदी थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, लेकिन मन से पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी नंबर, यानी कि भीमराव अंबेडकर की। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? अगर कहानी सुने हैं आप लोग तो पता होगा, और बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि आप सही किए हैं या नहीं। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेन साहब का। चलिए अगला प्रश्न, मदन कौन है? सोफर का बेटा, गिरधर लाल का बेटा, पत्रकार महोदय का बेटा, या मुखर्जी साहब का बेटा? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरधर लाल का बेटा, है ना। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2, ऑप्शन में 2 है, 2 सही है ना, यस। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था?
मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि शाहनामा का रचनाकाल क्या है? रचनाकाल क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है श्री हेकल क्या थे? श्री हेकल क्या थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। मिलाते चलिए कि आप कितना सही किए हैं 50 ठो में से। ऐसा नहीं कि आप 100 ठो बना के चले आए हैं, अब 100 ठो में 50 ठो सही होना चाहिए, नहीं। 100 ठो क्वेश्चन दिया है, उसमें से आपको बाबू 50 ही बनाना है और वही उसी 50 के बीच देखना है, अभी मिलाना है कि हम लोग कितना सही किए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन कविता में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 172, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, आप लोग मिलाते चलिएगा, ठीक। शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगला प्रश्न है कि नाखूनों को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? आप लोग अगर ये कहानी सुने होंगे, मतलब ये अगर आप लोग समझे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 13 नंबर कि अनुवर्दिता शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब आगे चलना। चलो अगला प्रश्न है कि लेखक गुणाकार मूल्य का जन्म किस जिले में हुआ था? किस जिले में पूछा है, अगर कहाँ पूछता तो उसका आंसर दूसरा होता, यहाँ पूछा किस जिले में हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरावती, ठीक। चलिए अगला है क्वेश्चन कि बहादुर की उम्र क्या थी? बहादुर की उम्र क्या थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 से 13 वर्ष, यही था ना? यस सर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की रचना कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की भाषा समस्या, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह आप लोग मिलाते चलिएगा। 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल को। चलिए अगला प्रश्न है मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कांप रहा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ठंड से। क्या से? डर से नहीं, ठंड से। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डुमराव में, वही हुआ था ना? यस सर। चलिए बिस्मिल्लाह खान को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुराना बालाजी का मंदिर, वही जाना पड़ता था ना? यस सर। आप अगर इसके बारे में पढ़े हैं थोड़ा सा भी तो आप जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई? चलो क्या पूछ लिया कि महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1883 में, यही सही है ना? यस सर सही है। चलिए अगला है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न है आपका तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो आपका सही जवाब होना चाहिए क्या? डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, यही ना? सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है नायाब शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, अद्भुत। चलो अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला है अंग और ढ को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? 26 नंबर का देख लीजिए, मिलाइए। तो आपका सही जवाब होगा ए, यानी कि द्विगुण व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न क्या है, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती उनको क्या कहते हैं?
मतलब ये स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उनको क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको हर्ष स्वर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आपका। तो चलिए अगला प्रश्न को मिला लेते हैं। अगला है कि द का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब द अगर तो थ को आप पढ़ते हैं तो देखिए आपका जो जी है वो जी कहाँ टच करता है, तो थ, यानी कि ये जी जो है दोनों दांत के तौर में चला आता है, तो इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान होना चाहिए क्या होना चाहिए, सी, यानी कि दंत से। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है, कौन सा चिन्ह लगाने से, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। मतलब अगर हम मान के चलिए कि अगर हम लिखेंगे काम, क्या लिखेंगे काम, अगर इसमें मोह में हलंत लगा दे, ये मोह क्या है, पूरा है, नहीं, ये मोह आधा है, ये मोह क्या है, ये मोह आधा है, हलंत लगाने से क्या होता है, आधा हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 5। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, मतलब दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो पता होगा आप लोगों को, दो वर्णों के मेल से अगर दो वर्ण मिलता है तो उसे हम संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, संधि। तो चलो अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि अन्नाभाव का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्नाभाव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी होगा ना, ठीक। तो चलो अगला प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह आप लोग मिलाते चलिए कि आप लोग 50 में कितना सही किए हैं। इस वीडियो में मैं मतलब 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को 50 ही मिलाना है। मतलब जहां जहां आप कहां से लिए हैं, कौन पहले 34 नंबर का बनाए हैं या पहले 35 का बनाए हैं, जिस भी प्रश्न को बनाए हैं आप देख लीजिए, ठीक। यहाँ इस वीडियो में 100 के 100 ऑब्जेक्टिव में टिक लगा हुआ आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लोग शांति से इस वीडियो को देखिए और मिलाइए अपने अपने क्वेश्चन को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, आप बताइए, क्या ये सही है, नहीं सर, क्या ये सही है, क्षमा, क्या सही है, नहीं सर, क्या ये सही है, नहीं सर, ये गणित दिखाई दे रहा है, गणित बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न है कि निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है, निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है, तो आपको पता होगा योजक चिन्ह क्या होता है। जैसे मान के चलो अगर हम माता पिता लिखते हैं, माता और बीच में ये देते हैं ना, उसके बाद तब क्या लिखते हैं, पिता लिखते हैं, तो इसी को तो योजक कहते हैं ना। तो इसका मतलब सर आप क्या बताना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यस, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है आपका कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाना चाहिए, मतलब द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाना चाहिए, तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। अभी आप तुरंत देखें, जैसे कि मान के चलो कि अगर हम लिख दे भाई बहन, क्या लिखें, भाई बहन, तो ये योजक चिन्ह है ना, तो कह रहा कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक, योजक चिन्ह लगाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस हो गया है, ठीक। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है, तो आप देखिए ये महीना यानी कि मासिक का नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अलग अलग है ना, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए व्यक्तिवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी तक आप हिंदी व्याकरण से कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर हिंदी व्याकरण पढ़ा दीजिए, मैं एकदम सरल भाषा में आप लोग को समझा दूंगा। अभी भी आप लोग के पास समय है बाबू, ठीक। अगर हिंदी व्याकरण में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो एकदम अपनी भाषा में आप लोगों को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि देश शब्द कौन लिंग है, आप बताइए। देश जैसे अपना भारत देश है, अमेरिका है, चीन है, तो वही पूछा गया कि देश जो होता है वो शब्द कौन है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, तो ये हो जाएगा देश जो है ना, याद रख लीजिएगा, देश जो है ना पुल्लिंग होता है, क्या होता है, पुल्लिंग। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि होंठ शब्द क्या है, होठ शब्द क्या है, तो होठ शब्द क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम है, क्या है वो, तत्सम है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आयुष्मान, तो क्या ये सही है? ए नंबर ऑप्शन नहीं सर, ये तो लग नहीं रहा कि सही होगा। तो इसका मतलब आयुष्मती, क्या आयुष्मती भवाह बोलते हैं ना, यस सर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बात का बहुवचन क्या है? बात का बहुवचन क्या होना चाहिए? तो बातें होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो वाक्य से अलग हो जाता है उसे पद कहते हैं ना। इसलिए कहता हूँ ना, अगर आप लोग अभी तक हिंदी व्याकरण में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए और मैं उस क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोग क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स, तो आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से 10 दिसंबर से क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ख़तरनाक क्लास होने वाला है क्रैश कोर्स 10 दिसंबर, याद रखिएगा कब? 10 दिसंबर को। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि अरे श्याम उधर न जा किस कारक का उदाहरण है? अरे श्याम उधर न जा किस कारक का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन। चलिए अगला प्रश्न है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि आप भला तो जग भला, देखिए सुनिए ध्यान से, कि आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह गाता है किस काल का उदाहरण है? वह गाता है, देखिए वह गाता है, अगर अंतिम में था है, क्या है? अगर अंतिम में था है, थे है, थी है, तो ये कौन सा काल है? अगर अंतिम में अगर अंतिम में गा है, गे है, गी है, तो ये कौन सा काल है? और अगर अंतिम में हाय है तो ये हूँ है, तो ये कौन सा काल है? तो आप लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल। वह गाता है, वर्तमान में वो गा रहा है ना, यस सर। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है आपका, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब, मतलब अंत में कोई भी शब्द अगर अंतिम में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रत्यय कहते हैं। सॉरी, प्रत्यय नहीं, प्रत्यय ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? क्या दान के बिना, परोपकार के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, या सेवा के बिना? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गुरु ज्ञान के बिना। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सवैया एवं छदनम में सिद्ध कवि कौन है? समैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है? तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो आपका सही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रस खान। क्या हो जाएगा? रस खान। चलिए अगला प्रश्न है कि कवि घनानंद किस भाषा के कवि है? तो आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक, क्या होगा? ए, ब्रज भाषा के। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला है कवि रस खान की रचना कौन है? तो आपका सही जवाब होगा कवि रस खान की रचना कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल मनोविज्ञान। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, अगला है कि चिंतित भिड़कुटी कुटित क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत माता।
चलिए अगला प्रश्न है, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण किस कवि ने किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब मिलाते चलिए। सांप्रदायिक कृष्ण भक्त कवि निम्न में से कौन थे? तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कवि रसखान के किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पाठन राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो सर आपका सही जवाब होना चाहिए, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला है कि रही राहस किस कवि की रचना है? तो आपका क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरु नानक की। चलिए अगला है, घनानंद कैसे कवि हैं? घनानंद कैसे कवि है? तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेम की पीड़ के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है? अगला है कि तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटांक नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अति सुधो सने को मार्ग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यही ना। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसी तरह आप लोग मिलाते चलिए। ठीक, 66 तक पहुंच गए हैं। अभी तक में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगला प्रश्न क्या है कि ग्राम्या किनकी रचना है? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कविता रामधारी सिंह दिनकर की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यस सर। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका, भगनदूत किस कवि की रचना है? भगनदूत किस कवि की रचना है बताइए तो आप लोग। तो भगनदूत जो है ना किस कवि की रचना है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय की। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला है कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष की? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 1950 में। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है? अनुशासन शब्द में अब ध्यान से देखिए, मतलब कि जो शुरू में होता है उसे उपसर्ग कहते हैं हिंदी में, और जो अंतिम में रहता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, इतना बात आप लोग जान लीजिए। तो आप बताइए अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, देखिए अनु, ये क्या है? उपसर्ग है। अगर पूछता कि प्रत्यय इसमें क्या है, तो अंतिम में देखिए क्या है? सन है ना, ये प्रत्यय है। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बस थोड़ा सा ही प्रश्न बचा है, 28 को प्रश्न बचा हुआ है कि लिखा हुआ है। अगला प्रश्न में 72 नंबर प्रश्न है, जनता शब्द में क्या प्रत्यय है? जनता में आप देखिए, अभी तुरंत बताए हैं ना कि मतलब अंतिम वाला कोई भी अगर शब्द, जैसे कि अभी ये जनता लिखा हुआ है जनता, तो अगर अंतिम वाला मतलब यहाँ पूछा कि प्रत्यय मतलब जनता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो अंतिम वाला जो प्रत्यय होता है और शुरुआत वाला वो उपसर्ग होता है। तो बताइए आप लोग क्या होना चाहिए? तो सर ये तो डी होगा ना, ता होगा ना प्रत्यय। यस सर। चलो अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्या है कि देहात शब्द का विशेषण क्या है? देहात शब्द का विशेषण क्या होना चाहिए? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहाती। चलिए किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? आप बताइए किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? आप बता सकते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी तत्पुरुष समास में। ठीक, अगर आप लोग व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप लोग अगर व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ और आपके अपने भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महापुरुष कौन समास है। ध्यान से सुनिए, महापुरुष कौन समास है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका, जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, डी क्रिया विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है। मतलब बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है। तो बताइए, ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या इसमें से कोई नहीं। बिजली चमकती है, ध्यान से कि कौन सा, ये आसान वाक्य हुआ। आसान मतलब होता है सरल, आसान ही मतलब होता है सरल। तो बताइएगा आप लोग, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सरल वाक्य है ये ना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इस तरह आप लोग वीडियो में बस 5 मिनट और बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। अब बताइए, चारों ऑप्शन है आपके सामने, अब बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपका जवाब जो है राइट यानी कि सटीक आंसर का होना चाहिए। तो सटीक आंसर आपका है कि सर ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ। एकदम अच्छा लगता है सुनने में, और ये सब पढ़िए क्या अच्छा लगता है सुनने में। चलिए अगला प्रश्न है, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो बताओ, अब बताइए, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। सबसे पहले बताइए कि यह जो सेंटेंस है, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में कितने वाक्य है, पहले इस चीज़ को जानिए। ठीक, अगर नहीं पता है तो मिलाइए आप लोग। ठीक, पढ़ना चाहते हैं तो मतलब कि जवाब दीजिएगा कि हाँ सर पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा क्लास लाऊँगा। और अभी भी एग्ज़ाम का समय 2 महीना है, मतलब कि 60 दिन है, और आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स भी आप लोगों के लिए ला रहा हूं 10 दिसंबर को। कब, याद रखना है 10 दिसंबर को, मैट्रिक वाले यानी कि जो कक्षा 10 में है, जो 10वीं में है, उसके लिए ये खास करके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या इसमें 2 वाक्य है ना। यस सर, तो क्या होना चाहिए सर, इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो ध्यान से, नहीं ऑप्शन नंबर सी नहीं, बी होगा, बी यानी कि संयुक्त वाक्य। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा कि पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या है। बताइए, पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सर क्या है, गिरी। मतलब पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गिरी। चलिए अगला है, जटिल का विलोम क्या होगा। देखिए जटिल मतलब बहुत जटिल है, नहीं कहते कि बहुत जटिल है, बहुत भारी है, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए। तो उसका उल्टा सरल यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, मात्र 2 मिनट का वीडियो और बचा हुआ है। जिसका कोई नाथ न हो के लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब जिसका कोई न हो इस दुनिया में, उसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए। सर ये तो कोई बता देगा ना, अनाथ होगा ना। यस, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है। ध्यान से सुनिए, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बाधा दूर होना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए आप लोग। तो सर इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परि प्लस छेद। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ड का उच्चारण स्थान क्या है। डो, टो, ठो, डो, ढो, न। अब बताइए कि डो का बोल रहा डो, तो डो जब बोलते हैं तो ये जो जी है, बोलिए आप लोग डो, तो डो जो बोलते हैं ये जी ऊपर उठ जाता है, मतलब तालु में सर जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सर तालु से निकल रहा है डो का उच्चारण। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकित का अर्थ क्या है। बताइए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकित का अर्थ क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए आपके अपने क्वेश्चन में अगर टिक लगाए हैं तो मिलाइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च साधारण की तुलना कैसी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से सुनिएगा कि अगला प्रश्न है कि सुख देने वाला के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए, जो सुख देता है। बताओ
क्या होना चाहिए एक शब्द, तो उसके लिए जो है एक शब्द होना चाहिए, एक शब्द ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुखद। क्या होना चाहिए, सुखद। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि स्वामी शब्द का विलोम क्या होगा। स्वामी शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए। स्वामी तो स्वामी यानी कि सेवक, क्या होगा, सेवक। ऑप्शन नंबर ए सही है ना बाबू, यस सर, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्न, मात्र कुछ ही प्रश्न बचा है। ठीक, दिगंबर शब्द कौन समास है, ध्यान से, दिगंबर शब्द कौन समास है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। चलिए अगला है कर्ण शब्द क्या है, कर्ण शब्द क्या है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी, द्वंद्व समास है। सॉरी एक मिनट यहाँ तत्सम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भंवरी ने लड़के के जन्मदिन पर सीता के लिए क्या भेजा, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रसमलाई। क्या भेजा था, रसमलाई। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, मतलब लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग वर्णिका हिंदी पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि लेखक सुजाता का जो वास्तविक नाम है वो होता है एस रंगराजन। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर सही। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सावरदैया किस कहानी के कहानीकार है, सावरदैया किस कहानी के कहानीकार है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धरती कब तक घूमेगी। चलिए अगला प्रश्न है मगम्मा में जरा तकलीफ, मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी, यह किसने कहा था, ध्यान से सुनिए, अगर कहानी सुने होंगे तो इस पात्र में एक जुआरी भी रहता है जिसका नाम होता है रकम्पा, वही ना मकम्बा को मतलब रोक करके बोलती है कि मगम्मा मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी, वही बोलता है ना। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा सर, इसका ऑप्शन सी यानी कि रकम्पा ने, ये मतलब उसका जुआरी का नाम। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रकम्पा क्या था, तो रकम्पा क्या था, एक जुआरी था, क्या था, जुआरी था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला मात्र 5 प्रश्न बचा हुआ है। अगला है लक्ष्मी का घर कहाँ था, लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवी नदी के बांध के नीचे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है काला पानी शीर्षक उपन्यास किनकी रचना है, काला पानी शीर्षक उपन्यास किनकी रचना है, तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर पेटलीकर की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है कि मतलब माँ शीर्षक कहानी में किसने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया, बताओ किसने लिया था, तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ जी के पुत्र ने, यही होगा ना, यस सर। चलो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दौरे दौरे रे दौरे मेरी मंगू को मार डाला रे डॉट डॉट, यह कहकर किसने चीखे और मारनी शुरू की, बताओ, तो आपका सही जवाब क्या होगा। आप 98 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माँ जी ने। ठीक, चलिए अगला, ये सारा जो है ना ये सारा वर्णिका हिंदी का है। आप लोग सोचते होंगे कि मतलब ये कहाँ से आ गया, इस मतलब ये सब प्रश्न तो ये सब कहानी तो मतलब गोधूली में नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बाबू, ये वर्णिका यानी कि मतलब कि आपके 10 क्लास में भी 2 हिंदी है, एक है वर्णिका। ये सारा प्रश्न अभी जो हम देखे 90 से, ये सारा प्रश्न वर्णिका से पूछा गया है, और उससे पीछे कुछ व्याकरण से भी पूछा था और कुछ गोधली से भी पूछा था। ठीक, जो कि गोधली 2 पार्ट में होता है, एक होता है काव्य खंड, एक होता है गद्य खंड, होता है ना, आप लोग को पता होगा। ठीक, आप लोग समझदार हो इसलिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में 3 बेटों की माँ कौन है, आपको तो पता ही होगा, सीता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सीता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, और आप लोग बताइएगा तब कि सर आप तो 100 में 100 मिला दिए, लेकिन हम लोग तो 50 बनाए, तो वही 50 का जवाब हमें चाहिए बाबू कि आप 50 में कितना बनाए हो, 50 में क्या 30 बनाए हो, 35 बनाए हो, 25 बनाए हो, या 40 बनाए हो, या 38 बनाए हो, कितना बनाए हो, जितना भी आप लोग बनाए होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा सर 50 में इतना सही हुआ है।
ठीक। तो ये इधर से रिप्लाई भी मिलेगा कि आप एग्ज़ाम के लिए क्या कर सकते हो। ठीक। तो चलिए अंतिम प्रश्न आपका, लेखक सुजाता का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा से एकदम देख करके अपने क्वेश्चन को मिलाइए और पूरा 100 में 100 जितना टोटल ऑब्जेक्टिव में इस वीडियो में मैं बता दिया हूं, और आप लोग 50 ठो बनाए होंगे और देखिए 50 ठो में कितना सही हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोग हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण को भी पढ़ना चाहते हैं, ताकि अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हम लोग को तैयारी करवा दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्लास देने का। ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।